एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द गेट 2022, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेट, कि गेट होता क्या है, इसके स्कोप क्या है, ये एग्जाम जो है कौन कंडक्ट करवाता है, क्या पैटर्न होता है, कितने ब्रांचेस हैं, एवरीथिंग। ठीक है, सारी की सारी बातें जो है इसमें कवर की जाएंगी, एलिजिबिलिटी सब कुछ को मिला के। ठीक है, तो गेट का जो एग्जाम होता है हर साल कोई अलग अलग जो है मेनली ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे जो है इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। इस बार का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जिसे सेलेक्ट किया गया है फॉर गेट 2022 एग्जामिनेशन, वो है IIT खड़गपुर। ठीक है, तो IIT खड़गपुर जो है इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये गेट एग्जाम है क्या। तो ये जो गेट एग्जाम है ये एक टाइप का नेशनल एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट किया जाता है जॉइंट बेसिस पे जो है कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि IISc बैंगलोर इन्वॉल्व है एज वेल एज 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, यानी IITs इन्वॉल्व है, जिसमें चला आता है IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड दैट इज NCB गेट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे हम MOE कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक नेशनल लेवल पे होने वाला एक एग्जाम है जिसे ज्वाइंट तरीके से IISc बैंगलोर एंड डिफरेंट जो है 7 IITs करवाते हैं। अब ये तो हो गया एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप के बारे में कि इस एग्जाम को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। तो क्वालिफाइंग इन गेट इज मैंडेटरी रिक्रूटमेंट फॉर सीकिंग द एडमिशन एंड और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू। तो सबसे पहले जो है आप किसी मास्टर प्रोग्राम के लिए, अगर हम मेनली कहें MTech के लिए एलिजिबल हो जाते हो किसी भी IITs एज वेल एज NIT से, अगर आप गेट का एग्जाम क्लियर करते हो अपने बैचलर लेवल पे। ठीक है, लेकिन इन केस आप मास्टर के स्टूडेंट हो, मास्टर करने के बाद या ऑनगोइंग आपका मास्टर है और आप ये एग्जाम देते हो, तब आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है डायरेक्टली जो है डॉक्टरल प्रोग्राम यानी PhD के लिए एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब वो PhD एडमिशन डिपेंड कर सकता है ऑब्वियसली डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की किन किन डिपार्टमेंट से ये एग्जाम लिया जाता है। तो सिंपल सी बात कहें तो अगर आप BSc के स्टूडेंट हो और अगर आप चाहते हो, या फिर आप बैचलर के स्टूडेंट हो, रादर टू से बैचलर के स्टूडेंट हो, और बैचलर के बाद जो है आप MTech करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये एग्जाम देकर जो है मास्टर प्रोग्राम के लिए इनरोलमेंट कर सकते हो, क्योंकि गेट के थ्रू मेनली MTech के लिए एडमिशन लिया जाता है। फाइन। और दूसरा, अगर आप MSc के स्टूडेंट हो और अगर इन केस आप गेट क्वालिफाई करते हो, तो अगर आपको MSc के बाद MTech करने का मन है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको PhD करना है तो भी ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपका क्या एम है, लेकिन इन जनरल यही होता है कि जो मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं वो गेट का एग्जाम मेनली PhD के लिए देते हैं, यानी डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए देते हैं। और इससे होता क्या है कि अगर आप ये क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आप इंटरव्यू राउंड के लिए बैठोगे इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो एज वेल एज एलिजिबल हो, एंड उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उन IIT से जो है PhD कर सकते हो। तो यहाँ पे सेकंड जो यहाँ पर बेनिफिट हो गया वो गया डॉक्टरल प्रोग्राम, यानी आप PhD के लिए इनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एरिया जो होते हैं वहां पे भी आपको जो है एक ढंग से आप कह सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे रिगार्ड की जाती है, बिकॉज फर्दर दैट इज मेनी PSUs has been using the GATE score in their recruitment process। बहुत ही ऐसे पब्लिक सेक्टर के जॉब है जहां पर कि ये जो गेट का स्कोर है उससे डायरेक्टली मांगा जाता है, और ये आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह रिगार्ड किया जाता है, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह रिगार्ड किया जाता है। मतलब अगर आपके पास गेट है, then you can fill the form of the PSU, you can give the written as well as interview जो भी उनको डिमांड में आता है, और उसके बाद जो है अगर आप क्लियर करते हो सब चीजें, तब आपको जो है PSU में भी जॉब मिल सकता है। तो ये इसका कुछ स्कोप था कि गेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। अब जैसे कि अगर हम कुछ पास्ट टाइम की बात करें, ठीक है, कि पहले क्या PSU में कुछ जॉब्स में जहां भी गेट का स्कोर लिया गया है वो एरियाज कौन कौन से हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, in the past that is the several PSU have used GATE score to shortlist the candidate for the employment।
मतलब कि डायरेक्टली जॉब के लिए, ठीक है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर में अगर जॉब आपका लगता है तो वो एक एम्प्लॉयमेंट की तरह काउंट होगा, एकेडमिक फील्ड की तरह काउंट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट यानी आप जॉब करने लगोगे। और अगर आप पीएचडी या एमएससी लाइक मास्टर में एडमिशन लेते हो तो वेरी ऑब्वियस वो तो आपका एक एकेडमिक फील्ड हो गया। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हो गया बीएचईएल, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हो गया, एंड मैनी मोर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द ग्रुप ए लेवल पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सीनियर फील्ड ऑफिसर टेली, senior research officer or the senior research officer in the cabinet secretariat, that is government of India, is now being carried out on the basis of GATE score। तो ये जो पोजीशन आपको मेंशन करके रखा है, इन पोजीशन के लिए भी जो जॉब्स मतलब कि इन पोजीशन पे रिक्रूट करने के लिए भी जो है आपको गेट के स्कोर की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज, मतलब पढ़ाई करने के अलावा आप जॉब फील्ड के लिए भी जो है गेट के स्कोर को यूज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज जो कि मैंडेटरी है कि गेट का क्वालिफिकेशन आपके पास होना, इट डज नॉट अश्योर द पीएसयू जॉब। ऐसा नहीं है कि आपके पास गेट का सर्टिफिकेट आ गया या आपने गेट क्लियर कर लिया तो आपको पक्का ही ये जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इनके खुद के भी कुछ रिटर्न हो सकते हैं या इनका एक अच्छा खासा 2-3 लेवल का इंटरव्यू हो सकता है। अब जब वो आप क्लियर करोगे, मतलब इनका जो खुद का प्रोसीजर होगा सिलेक्शन का, जब वो आप क्लियर कर लोगे तभी आप पब्लिक सेक्टर में जॉब कर पाओगे। तो आप ये कह सकते हो कि गेट आपको एलिजिबल बना देता है इन सारी पोजीशन के जॉब के लिए अप्लाई करने में। तो ये एक एलिजिबिलिटी आपको दे देता है, आपको अश्योरेंस नहीं देता है कि आपको 100% यहाँ से जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन यस आप एलिजिबल हो जाओगे इन सारी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करने में। क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो अप्लाई करने में तो चांसेस ही नहीं है कि वो जॉब मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो माइट भी आपका अगर इंटरव्यू अच्छा चला जाए तो हो सकता है वो आपको जॉब मिल जाए। तो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाती है गेट के स्कोर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने 3 मेजर एरिया डिस्कस कर लिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर आप गेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो कि गेट 2022 के लिए निकाले गए हैं, फिर हम बाकी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। गेट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 30 अगस्त 2021 को आ जाएगा, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट होगा वो होगा 24 सितंबर 2021। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो होगा, मतलब कि अगर आप थोड़ा सा लेट भी सबमिट करते हो तो लेट जो आपका पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा आपको वो मिलेगा 1 अक्टूबर तक। लेकिन जो ये एक्सटेंशन होगा कि यस 24 को आपको फॉर्म जमा करना था लेकिन आप 1 अक्टूबर तक जमा कर रहे हो तो उसमें आपको लेट फी भी देनी पड़ेगी। तो ये जो एक्सटेंशन होगा वो फ्री का नहीं होगा, इसमें आपको लेट फी भी देनी पड़ेगी। जो लास्ट डेट होगा कैटेगरी को चेंज करने का, पेपर या एग्जामिनेशन सिटी चेंज करने का, वो 12 नवंबर तक आप कर पाओगे, लेकिन एन एडिशनल फी विल बी एप्लीकेबल। लेकिन उस सब चीजों को चेंज करने के लिए भी आपको एडिशनल फी देना पड़ेगा अगर कोई मिस्टेक होता है तो। इसीलिए प्लीज ध्यान से आप लोग जो है स्टार्टिंग से ही ध्यान से एकदम फॉर्म को भरिएगा ताकि एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी जो है 3 जनवरी 2022 को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दी जाएगी। अगर गेट 2022 के एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन जो है फोरनून में भी रखा जाएगा, दैट इज 9 AM टू 12 PM, और आफ्टरनून में भी रखा जाएगा 2:30 टू 5:30 PM। ये सब टेंटेटिव है, थोड़े बहुत इनमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। अगर सभी चीजें ठीक रही, पेंडेमिक जो कंडीशन है वो ठीक रहा तो सभी चीजें जैसे बोला गया है वैसे फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोविड पेंडेमिक का कंडीशन किसी भी एंगल से अगर थोड़ा बहुत सीरियस दिखता है तो इन डेट्स में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। एग्जाम का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 5 फरवरी, 6th, 12th एंड 13th, ठीक है। यानी 2 सैटरडे की डेट है और 2 संडे की डेट दे के रखी है। जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे वो होगा 17 मार्च को। साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ड्यू टू द करंट कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन अगर कुछ चीजें मतलब कि मान लीजिए सीरियस होती हैं तो डेट में जो है चेंजेस देखे जा सकते हैं। तो इन डेट को जो है आप जो है एक ढंग से टेंटेटिव बेस पे लेकर चल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो यही है, अगर आगे कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके फी के बारे में, तो जो फीमेल कैंडिडेट है अगर वो रेगुलर पीरियड में फी भरती है, मतलब कि फॉर्म भरती है, यानी जब फॉर्म का ड्यूरेशन चल रहा है तो उन्हें 750 देना पड़ेगा, और अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म भरती है तो 1250 यानी 1250। नेक्स्ट ST SC PWD कैटेगरी के लिए पर पेपर, ठीक है, क्योंकि इस बार मतलब कि लास्ट टाइम से जो है गेट ने ये कहा है कि आप 2 पेपर का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, तो अगर आप एक पेपर भरते हैं तो 750 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। 2 पेपर भरोगे तो 750 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। SC ST PWD के लिए जो फॉर्म का प्राइस होगा वो होगा 750 पर पेपर, और जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन होगा वो होगा 1250। बाकी सारे कैंडिडेट जो कि बच गए, जो कि मेल्स मेनली फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो उनका पर पेपर पड़ेगा 1500। अगर आप 2 पेपर के लिए फॉर्म भरते हो तो 1500 इंटू 2 हो जाएगा। एक्सटेंडेड पीरियड में 2000 जो है आपको देना पड़ेगा अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में फॉर्म भरते हैं तो ये जो फी होगी ये सारी कुछ ऐसे मेंशन करके रखा है। अगर 2 पेपर के लिए भरते हैं तो हर एक प्राइस के साथ इंटू 2 कर लीजिए। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है गेट मेनली एग्जाम कंडक्ट करता है, तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे कि मेरा चैनल जो है लाइफ साइंस से रिलेटेड है, तो मैं लाइफ साइंस से रिलेटेड आपको सारी चीजें जो है मेनली फोकस करके बताऊंगी, लेकिन बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 29 डिपार्टमेंट है जिससे कि एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी का देने के लिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए, लाइफ साइंस का एग्जाम, एज वेल एज यहाँ पर जो है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का एग्जाम। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जो कोड होता है वो होता है BM, बायोटेक्नोलॉजी का BT, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का EY कोड होता है, लाइफ साइंस का एक्सेल होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा आता है, तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन मोड होता है वो तो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ड्यूरेशन होगी 3 आवर्स की। पेपर का मीडियम जो होता है वो मेनली इंग्लिश देखा जाता है। नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं पेपर में वो होते हैं 29 ओवरऑल अगर देखा जाए तो। मैं आपको लाइफ साइंस का अलग से बता दूंगी। सेक्शन जो होता है मेनली जनरल एप्टीट्यूड का होता है, और कैंडिडेट ने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होता है अकॉर्डिंग टू देयर मास्टर डिग्री वो देखा जाएगा। तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन और उनका खुद का सेक्शन होगा। जो क्वेश्चन के टाइप होते हैं वो MCQ टाइप होते हैं, MSQ टाइप होते हैं एंड NAT टाइप के होते हैं। इनके बारे में भी मैं वीडियो के एंड तक बताऊंगी कि ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज MCQ, व्हाट इज MSQ, व्हाट इज NAT। क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपका रिकॉलिंग पावर यानी आपका मेमोराइजिंग पावर टेस्ट करेंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर टेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन पावर एंड एनालिसिस एज वेल एज सिंथेसिस पावर को टेस्ट करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में। 55 क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्ट जो होता है, जैसे आप लाइफ साइंस डिपार्टमेंट के हो तो लाइफ साइंस से आपको 55 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से करके टोटल 65 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है 15 मार्क्स का आता है, और लाइफ साइंस के स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो 15 में से बाकी आप हटा दीजिए, जो पोर्शन बच जाता है दैट इज 85 मार्क्स का पोर्शन। वो 85 मार्क्स का पोर्शन आपके खुद के एरिया से आता है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो, यानी लाइफ साइंस एरिया से। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई, मतलब टोटल जो पेपर होता है उसका मार्क्स होता है 100 मार्क्स। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा बहुत वैरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मैं आपको लाइफ साइंस के लिए बता रही हूँ कि कैसा आता है, लेकिन 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड हर एक सेक्शन के लिए कॉमन है। 100 मार्क्स का पेपर भी हर एक सेक्शन यानी हर एक डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा सा वैरी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्सेल के बारे में, ठीक है, एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में देखा जाता है कि 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, 85 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टोटल जो आपका मार्क्स होता है पेपर का वो होता है 100। बाकी सारे एग्जाम्स जैसे कि अगर हम बात करते हैं BT का यानी बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो सब किसी में चले आते हैं, वो सब इस वाले एरिया में चले आते हैं कि जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की पूछी जाती है और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 72 मार्क्स के पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं EY यानी इवोल्यूशन एज वेल एज गेट एक्सेल यानी एक ढंग से जो है लाइफ साइंस की बात करें तो इवोल्यूशन एंड लाइफ साइंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 85 मार्क्स के क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। लेकिन अगर हम BT की बात करें, बायोटेक की बात करें, तो उसमें जो है 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 नंबर की आएगी एंड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आपके 72 मार्क्स के आएंगे, ठीक है।
जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपके 1/3 मार्क्स नेगेटिव कटेगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे 2/3 मार्क्स नेगेटिव कटेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पेपर के पैटर्न के बारे में कि पेपर का पैटर्न कैसे चलता है। एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट के बारे में तो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी अभी। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है, आप देखिए जो कोड बताया गया था, ये जो यहाँ पर पेपर कोड है, इसी पेपर कोड के अकॉर्डिंग जो है आपको पूरे पेपर में ढंग से चेक करना है। तो ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि सभी के लिए जो कॉमन है वो है 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड। किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम आप दे रहे हो, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड कॉमन है। और एक और चीज कॉमन है, दैट इज टोटल जो पेपर का मार्क्स होगा वो होगा आउट ऑफ 100। और जो टोटल टाइम मिलेगा सभी को वो मिलेगा 3 घंटे का टाइम। तो गेट का पेपर ऐसा होता है कि आप आराम से जो है पेपर को 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि पेपर ज्यादा लेंदी नहीं है। आप खुद सोचिए कि जो टोटल क्वेश्चन ही आने हैं वो इतने कम आने हैं, 65 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और जो अगर सीएसआर का प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता है कि हम कितने सारे क्वेश्चन जो है 3 घंटे में पढ़ते हैं, वो भी इतने ज्यादा ह्यूज। जबकि गेट के क्वेश्चन जो होते हैं उतने ज्यादा ह्यूज भी नहीं होते, उनका लेंथ भी ठीक ठाक रहता है। ठीक है, अब अगर हम गेट की बात करते हैं, गेट एक्सेल की मैं बात बताऊं अगर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैनल जो है मेनली लाइफ साइंस से रिलेटेड चीजों को डील करता है, तो गेट एक्सेल की अगर मैं बात बताती हूँ तो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है वो आता है 15 मार्क्स का, और बाकी जो पेपर आता है जो कि मेनली आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन हो गया वो हो गया 85 मार्क्स का। अगर और डिटेल में देखा जाए तो देखिए, होता यह है कि गेट एक्सेल के पेपर में केमिस्ट्री पोर्शन जो होता है वो कंपल्सरी होता है, और इसका पेपर कोड होता है पी। 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आता है, मतलब कि अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करना चाहूं तो पेपर जो है लाइफ साइंस का पेपर यानी एक्सेल का पेपर जो है, एक्सेल का पेपर लगभग 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके जनरल एप्टीट्यूड के पोर्शन आएंगे, जीए के पोर्शन आएंगे, जो कि आएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या आता है, पार्ट 2 में केमिस्ट्री चला आता है और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। केमिस्ट्री कितने का आता है, केमिस्ट्री आता है 25 मार्क्स का, और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कितने आते हैं, क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली अलग रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको इन 5 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट नहीं करना होता है, किसी 2 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, एनी 2, ये सब्जेक्ट में जो है एनी 2 आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और एनी 2 में जो है लगभग आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है 30 मार्क्स का मिलेगा, और आप 2 सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हो तो 30 इंटू 2 जो कि हो गया 60 मार्क्स। ठीक है, तो यहां से जो है आपको टोटल 60 मार्क्स मिल जाते हैं। अब ये जो एनी 2 है इनमें से आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन पिक कर सकते हो। तो बात आती है कि क्या क्वेश्चन जब हम फॉर्म भरते हैं तब हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है, नो। फॉर्म में सिर्फ आप गेट एक्सेल सेलेक्ट करोगे, जो आप भर रहे हो सिर्फ वो सेलेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे। जैसे कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी को प्रिपेयर करना चाहते हो तो जब सेलेक्ट करोगे तभी तो पढ़ोगे, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पढ़ के जाओगे और वहां पे डिसाइड करोगे। तो एट अ टाइम ये होता है, सेफ साइड के लिए हम बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि आप 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, इन 5 में से कोई भी 3 को प्रिपेयर कर लीजिए। वो इसलिए कि कभी कभी जो है क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है। तो मान लीजिए आपने बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी सिर्फ पढ़ा है और बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ आ गई है, आपसे सॉल्व ही नहीं हो रही है, तब आप क्या करोगे, तो खाली बॉटनी अटेंड करके आओगे, तब तो गेट नहीं क्लियर होने वाला, क्योंकि गेट का कट ऑफ जो होता है एटलीस्ट उस कट ऑफ से तो आपको थोड़ा मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपने बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये 3 आप पढ़ के गए हो, लेकिन एग्जाम में कोई 2 ही अटेंड करना होता है, एनी 2, 2 से ज्यादा आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो सब्जेक्ट वहां पे। तो आपका जो मतलब इंटरफेस होगा वही आपको अलाउ नहीं करेगा, तो एनी 2 का ही सिर्फ ऑप्शन होता है। तो मान लीजिए आप बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के गए और बायोकेमिस्ट्री टफ आ गई, लेकिन आपने देखा माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक है, तो आप क्या करोगे, बायोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप जो है बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी को अटेंड करोगे और वहीं से मार्क्स ले लोगे। तो सेफ साइड के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाइए। एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलता है कि आप 2 बार भी पूरे पेपर को एनालिसिस करके जो है फिर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ कौन सा सेक्शन जो है आपको करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वाली चीज जो है आप लोग के लिए क्लियर हो गई होगी। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन मेनली आपको अपनी तैयारी करते टाइम करना पड़ता है, अपने पर्सनल लेवल पे, और जब आप एग्जाम के लिए जाते हो, मतलब कि जब आप गेट का एग्जाम देने के लिए जाओगे
तो वहां पे जो है आपको मेनली मार्क करना होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हो। और वो मार्किंग जो होती है ऑब्वियसली, मान लीजिए आपने जो है बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में मार्क कर दिया कि यस मुझे ये अटेंड करना है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री टफ आ गया, उसके बगल में माइक्रोबायोलॉजी है, वो आपको ज्यादा इजी लग रहा है, तो आप इसको मार्क कर दीजिएगा, इसके टिक मार्क को हटा दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि परमानेंटली मार्क कर दिया तो लग गया, नहीं, आराम से जो है आप चेंज कर सकते हो वहां पे सेक्शन, लेकिन कोई 2 ही सेक्शन अटेंड कर पाओगे। ओके, तो ये वाली बातें तो मैंने जो है आप लोग को बता दी। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज ये आती है कि जो गेट का पेपर है वो अब आप 2 पेपर जो है एट अ टाइम उसके लिए फॉर्म भर सकते हो, लेकिन एक ही फॉर्म भरना है। एक ही फॉर्म में आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिलेक्शन करना है। जो प्राइमरी चॉइस होगी वो होनी चाहिए आपकी पहली चॉइस, यानी आपके पास जो सिलेक्शन है उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आप पहले सेलेक्ट करना चाहते हो। आई मीन टू से मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो बात बताई है मैंने, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ये जो डिपार्टमेंट है, एक्चुअल में आप 2 डिपार्टमेंट से जो है या 2 पेपर आप सेलेक्ट, जो 29 पेपर यहाँ दिए गए हैं उन 29 पेपर में से आप 2 पेपर के लिए एग्जाम दे सकते हो, खाली एक के लिए, 2 के लिए आप एलिजिबल हो। तो आपको एक प्राइमरी चॉइस बनानी पड़ेगी, यानी जिसके लिए आपको एग्जाम देना ही देना है, और वो आपका एक डिफॉल्ट चॉइस होगा। और आप एक सेकेंड चॉइस का पेपर भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि हम जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वी आर द स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी के अलावा मैं एक और पेपर का एग्जाम दूं, क्या पता वो क्लियर हो जाए, अगर बायोटेक्नोलॉजी क्लियर ना हो तो मैं उसके साथ किस किस के लिए एलिजिबल हूँ, तो मैं उसके साथ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दे सकती हूँ और गेट एक्सेल यानी गेट लाइफ साइंस का फॉर्म भर सकती हूँ। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्म, बीटी के साथ या तो आप बीएम भरोगे या तो आप एक्सेल भरोगे। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेल की बात करते हैं, तो एक्सेल के साथ या तो आप बीएम भर सकते हो या बीटी भर सकते हो या तो ईवाई भर सकते हो या तो सीवाई भर सकते हो। सिमिलर केस विद ईवाई यानी इकोलॉजी इवोल्यूशन की बात करें तो इकोलॉजी इवोल्यूशन के साथ सिर्फ और सिर्फ आप गेट एक्सेल भर सकते हो। तो प्राइमरी पेपर कौन सा होगा जो कि आप पहले सेलेक्ट करोगे, देखिए द फर्स्ट प्राइमरी पेपर, अगर आप प्राइमरी पेपर बीटी को सेलेक्ट करते हो तो आप बीएम या एक्सेल में से किसी एक को सेकेंडरी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इसका पैसा, इसका फी अलग लगेगा और ये जो सेकेंड है इसका फी अलग लगेगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी फी के बारे में बताया है। तो फी जो है इंटू 2 हो जाएगा अगर 2 सिलेक्शन लेते हो तो, और अगर एक ही सिलेक्शन लेते हो तो वेरी ऑब्वियस फी जो है आपको एक ही का पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी सिलेक्शन के ऊपर होगा या आपकी चॉइस के ऊपर होगा कि आप क्या सेलेक्ट करते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया। सिमिलर केसेस अप्लाइड विद द एवरी ब्रांचेस which has been mentioned here, सारे ब्रांचेस के लिए सिमिलर केस ही अप्लाई होता है। आप यहाँ पर पेपर कोड को जो है चेक कर सकते हो और उसके साथ देख सकते हो कि सेकेंडरी सिलेक्शन किसका बोला गया है। इतना ही नहीं, गेट ने ये भी कहा है कि गेट 2022 के पास जो है, कमेटी के पास ये राइट है कि वो जो है कॉम्बिनेशन को अगर हटाते हैं, मान लीजिए सेकेंडरी पेपर के कॉम्बिनेशन को किसी भी रीजन से अगर हटाया जाता है आने वाले टाइम में, तो आपने जो सेकेंडरी पेपर के लिए या सेकेंड पेपर के लिए जो पेमेंट किया है वो पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगा। अब इसके हटाने का रीजन उनके पास अलग अलग हो सकता है, मे बी एनी काइंड ऑफ इशू या फिर अनअवेलेबिलिटी ऑफ सीट या समथिंग लाइक दैट। तो अगर ये हटाते हैं तो ये आपको जो है सेकेंड पेपर का फी रिफंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले मिनिमम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपकी डिग्री है तो वेरी ऑब्वियस आप एलिजिबल हो। अगर आप 3rd ईयर या उससे हायर ईयर में हो इन एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, ठीक है, या फिर आपने ऑलरेडी वो डिग्री कंप्लीट कर ली है या फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री जो है प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर ली है इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो आप एलिजिबल हो गेट 2022 देने के लिए। यानी आप बीएससी के 3rd ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हो, सीधी बात कहें तो आप बीएससी के 3rd ईयर से ही एलिजिबल हो जाते हो। आप चाहे आप एमएससी में हो, एमएससी के मिडिल में हो, एमएससी के लास्ट ईयर में हो, वेरी ऑब्वियस आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल एलिजिबिलिटी की, तो जैसे कि मान लीजिए बीटेक आपने किया है, ठीक है, डिग्री प्रोग्राम की बात की, बीई, बीटेक, बी फार्मा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे वो करंटली 3rd ईयर में ही क्यों ना हो या फिर इससे हायर ईयर में क्यों ना हो, दे आर एलिजिबल। और जो है गेट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनका ईयर ऑफ कंप्लीशन जो होगा बीटेक, बी फार्मा या बीई का वो होगा 2023,
ठीक है, और यहाँ पे भी सारी क्वालिफाइंग डिग्री लिख दी गई है। नेक्स्ट, जैसे कि अगर मैं लाइफ साइंस की बात करूं, तो अगर आपका बीएससी या बीएस है, ठीक है, बैचलर डिग्री इन साइंस, जो कि होता है, जो कि पोस्ट डिप्लोमा हो सकता है या 4 ईयर का हो सकता है आफ्टर 10+2 यानी 12th के बाद, और अगर करंटली आप 3rd ईयर में हैं, या फिर आप बीएससी पास कर चुके हैं, या फिर अगर आपने बीएससी पास नहीं किया है तो आप 2023 तक पास करने वाले हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एमएससी के ऊपर। आप एमएससी हो, एमए हो, एमसीए हो या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो, मास्टर डिग्री जो है एनी ब्रांच में, जैसे कि आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, और करेंटली जो है अगर आप 1st ईयर में भी हो, या आप एमएससी के 2nd ईयर में हो, या आपने एमएससी क्लियर कर लिया हो, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो अगेन आई एम सेइंग, आप बीएससी के 3rd ईयर में हो तो एलिजिबल हो, बीएससी पास कर चुके हो तो भी एलिजिबल हो। ठीक है, बीएससी 3rd ईयर से पहले हो यानी 1st ईयर 2nd ईयर में हो तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, बीएससी 3rd ईयर में हो तो एलिजिबल हो, एमएससी के 1st ईयर में हो आप तो भी एलिजिबल हो, बीएससी पास आउट कर चुके हो तो भी एलिजिबल हो, एमएससी के 2nd ईयर में हो अगेन एलिजिबल, एमएससी क्लियर कर लिया है आपने तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने मेंशन कर दी। अगर आपने एमटेक किया है या फिर आप कर रहे हो, एमटेक कर चुके हो या आप कर रहे हो, आप 1st ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, डिपेंड करता है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, और ये जो कॉलम है इसमें इन्होंने एक्सपेक्टेड ईयर लिखा है ऑफ योर कंप्लीशन, यानी जो भी आप डिग्री यहाँ पे बोली गई है इस डिग्री के कंप्लीशन के बारे में यहाँ पे मेंशन करके रखा है। सिमिलर केस विद द अदर ब्रांचेस ऑल्सो, आप जो है जैसे मैंने कहा इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आईआईटी खड़गपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे विजिट करके जो है आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल्दो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, डायरेक्टली आप वहां पे विजिट करके जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतने ही नहीं, कैंडिडेट जो कि अपना क्वालिफाइंग डिग्री आउटसाइड द इंडिया से भी अगर एक्वायर करके रखा है उन्होंने, तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं गेट एग्जाम को देने के लिए, अगर वो अपने बैचलर के 3rd ईयर में हैं या अपना बैचलर क्लियर कर चुके हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आइदर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ओके, ये चीज मैंने बता दी कि जो आपका गेट का एडमिट कार्ड होगा वो 3 जनवरी 2022 तक चला आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होगा। 2 नए पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एज वेल एज नेवल आर्किटेक्चर एंड मैरीन इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया गया है। टोटल जो आपके सब्जेक्ट पेपर यहाँ पे दिए गए हैं वो है 29, टोटल 29 डिफरेंट डिसिप्लिन में आपको ये एग्जाम जो है देखने को मिलता है। लेकिन लाइफ साइंस के बारे में बात करें तो वो 3 से 4 डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दैट इज योर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो एज लिमिट है, गेट की कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, गेट की कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी एज के हो आप दे सकते हो। तो ये एज लिमिट डिसाइड कौन करता है? ये एज लिमिट डिसाइड करता है आपकी डिग्री। आप कितने भी हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब कि 17-18 साल के हो तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि एज यहाँ मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैटर कर रहा है कि आप बीएससी के 3rd ईयर में रहना चाहिए मिनिमम, उसके बाद की डिग्री आपकी कोई भी हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना होगा, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, चाहे आप 2 पेपर ही क्यों ना भर रहे हो। गेट का जो स्कोर कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट, यानी जब से रिजल्ट निकला है तब से लेकर 3 साल तक आपका गेट का स्कोर कार्ड जो है वैलिड रहता है। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और इस बार का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है आईआईटी खड़गपुर है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है एमसीक्यू। एमसीक्यू सिंपल, जैसे कि होता है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक सही होगा, और वो एमसीक्यू 1 से 2 मार्क्स के हो सकते हैं। आप सही करोगे तो 1 या 2 मार्क्स जितने का होगा वो आपको मिल जाएगा, गलत करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्क्स भी इसमें देखने को मिलता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है 2/3 नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एमएसक्यू। एमएसक्यू क्या होते हैं? एमएसक्यू होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये भी 1 से 2 मार्क्स जो है कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि 1 से ज्यादा ऑप्शन क्वेश्चन में मतलब कि सही हो सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेट इन द इंडिया, इंडिया में इनमें से कौन सा स्टेट है? तो मान लीजिए जो सही आंसर है वो है क्या? महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। ठीक है, तो अगर
क्वेश्चन आता है और मान लीजिए आंसर जो है ए, बी एंड डी तीनों सही है, तो आपको तीनों सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने खाली ए और बी सेलेक्ट किया है तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और अगर आपने ए, बी और डी तीनों सेलेक्ट किया तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेगा। लेकिन और एक अच्छी चीज होती है, एमएसक्यू अगर गलत हो जाते हैं आपके तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा एमएसक्यू में, यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, जो कि ये कहता है कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नैट। नैट क्या होता है? नैट होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 या 2 मार्क्स कैरी कर सकता है। तो नैट में क्या होता है, नैट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। जैसे कि मान लीजिए ये को क्वेश्चन हो गया, ओके, जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसके कोई ऑप्शन नहीं, इसने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है और बोला है कि आपको जो है वहां पर सही आंसर, मतलब कि वहां पे आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा, वहां से आपको आंसर यहाँ पे एंटर करना है। जो आंसर निकलेगा वो आंसर एंटर कीजिए, जितने डेसिमल प्लेस में बोला है उतने डेसिमल प्लेस में आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। नेट का जो है नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो, ठीक है। अगर वो ऑप्शन फॉर्म में है, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है उसका 1 2 3 4 ऑप्शन है, आपको उस ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो अब वो नेट नहीं कहलाएगा, भले उसमें न्यूमेरिकली क्यों ना सॉल्व करना हो, लेकिन अब वो नेट नहीं कहलाएगा, वो अब एमसीक्यू टाइप में कहलाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चला आएगा। तो भले कोई न्यूमेरिकल हो लेकिन उसके 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से आपको एक पिक करना है, तो उसके नेगेटिव मार्क्स होगा। लेकिन कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको वैल्यू एंटर करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअल कीबोर्ड, तब उसमें आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा अगर वो गलत होता है तो, ओके। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारी बातें जो है यहाँ पर कवर कर ली होगी। तो जैसे कि एमएसक्यू के बारे में भी लिखा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर इन द एमएसक्यू क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पार्शियल मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा अगर आप आधा ऑप्शन सही सेलेक्ट करते हो तो ये था सारा डिटेल रिगार्डिंग दी ओवरऑल गेट एग्जाम। गेट एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एवरीथिंग। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।